नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम तथा बीपीएससी 4.0 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है तथा यहाँ से प्रश्न पेपर में मिलने की संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या प्रश्न लिए गए हैं। एक नंबर प्रश्न है, ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह किताब का नाम दिया है ट्रीटीज ऑन इकोनॉमिक पॉलिटिकल पुस्तक। इसके लेखक पूछे गए हैं। इसके लेखक कौन हैं? कीन्स, रिकार्डो, पिगू, कोई नहीं। तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं जीन बैस्टिस्ट हैं। तो इसलिए जीन बैस्टिस्ट जो है ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा ध्यान देने वाली बात है कि एक पुस्तक है ए ट्रीटीज ऑफ मनी। ए ट्रीटीज ऑफ मनी पुस्तक के लेखक जो हैं वह प्रोफेसर कीन्स हैं। तो यह अलग अलग किताबें हैं, ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमिक और ट्रीटीज ऑफ मनी। ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक जीन बैस्टिस्ट हैं तथा ट्रीटीज ऑफ मनी पुस्तक के लेखक प्रोफेसर कीन्स हैं। इसी प्रकार से एक वीडियो हम बनाएंगे जो अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण किताबें हैं उन किताबों का जिक्र उस क्लास में रहेगा। तो अगला जो प्रश्न है वह है हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक हैं पीगू, रॉबिन्सन, जेबीसे, कीन्स, कोई नहीं। तो हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक प्रोफेसर कीन्स हैं। तो प्रोफेसर कीन्स ऑप्शन में दिया नहीं है तो कोई नहीं हो जाएगा। अगला 3 नंबर प्रश्न है, कीन्स का सिद्धांत मुद्रा मूल्य आधारित है। मुद्रा की पूर्ति पर ऑप्शन ए, मुद्रा की पूर्ति पर ऑप्शन ए और बी में दिया गया है आय, रोजगार एवं निवेश पर, और सी में ए तथा बी दोनों। तो कीन्स का जो मुद्रा मूल्य सिद्धांत है वह मुद्रा की पूर्ति के साथ साथ आय, रोजगार और निवेश पर आधारित है, इसलिए सी आंसर सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक स्थिति के स्तर के निर्धारण के रूप में प्रभावी मांग का सर्वप्रथम उल्लेख किया था? डी रिकार्डो, टी आर माल्थस, ए मार्शल, जेम कीन्स। तो प्रभावी मांग की बात जो है सबसे पहले प्रोफेसर माल्थस द्वारा की गई थी और माल्थस बी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कीन्स का रोजगार व आय का सिद्धांत जुड़ा है ऐच्छिक बेरोजगारी से, संरचनात्मक बेरोजगारी से, स्वरोजगार से, अनैच्छिक बेरोजगारी से। तो कीन्स ने अपने सिद्धांत में राजकोषीय नीति को अधिक बल दिया रोजगार व आय निर्धारण के सिद्धांत में, और कीन्स का जो सिद्धांत है वह अनैच्छिक बेरोजगारी से संबंध रखता है। तो 5 का सही आंसर डी है। अगला, कीन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु है प्रभावी मांग, प्रभावी पूर्ति, प्रभावी समग्र मांग, समग्र पूर्ति। तो कीन्स के रोजगार सिद्धांत का जो मूल बिंदु है वह है प्रभावी मांग। प्रभावी मांग सही आंसर ए है। 6 का सही आंसर ए। अगला 7 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोट में उत्तर देना है। तो जेबी से, आर एफ काहन, जेम कीन्स, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री। तो जेबी से जो है वह बाजार नियम की बात करते हैं। बाजार नियम की बात जेबी से द्वारा की जाती है। तो ए का मिलान हो जाएगा 4 से। आर एफ काहन जो है निवेश गुणक की बात करते हैं, सबको पता है, तो बी का मिलान हो जाएगा 1 से। फिर सी है जेम कीन्स। तो जेम कीन्स अपने सिद्धांतों में जेम कीन्स जो है अपने सिद्धांतों में जो रोजगार गुणक की बात करते हैं, रोजगार गुणक 3 से मिल जाएगा। और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डी में दिया गया है डी। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को मानते हैं, इसलिए डी सही, डी का मिलान हो जाएगा 2 से। तो इस प्रकार से ए
किससे मिला है, फोर्ड से मिलान हो जाएगा। बी आर एफ काहन निवेश गुणक की बात करते हैं 1। सी केन्स रोजगार गुणक की बात करते हैं 3। और डी में क्या दिया है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूर्ण रोजगार और पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता की बात मानते हैं। तो 4-1-3-2 4-1-3-2 किसी में है ही नहीं, 4-1-3-2 तो 4-1-3-2 काहन रोजगार गुणक की बात करते हैं। जेबी से बाजार नियम, काहन रोजगार गुणक, केन्स निवेश गुणक और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूर्ण, यह सही मिलान है। तो इस प्रकार से 4-2 का मिलान हो जाएगा 3 से 3 और सी का मिलान हो जाएगा 1 से और फिर 2। तो 4-3-1-2 4-3-1-2 ए में भी दिया गया है और बी में भी दिया गया है। तो ए या बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है 5 रुपये प्रति मूल्य इकाई पर उस वस्तु की 20 इकाइयाँ मांगी जाती हैं। यदि वस्तु की मूल्य घटकर 4 रुपये प्रति इकाई हो जाए, जिससे मांग बढ़कर 25 इकाई हो जाए तो मांग की लोच होगी। तो मांग की लोच ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह -dq/dp इंटू p/q होता है। प्रारंभिक मूल्य जो दिया गया है वह 5 रुपये है, तो P1 जो हो जाएगा 5 रुपये हो जाएगा। P2 कितना हो रहा है, P2 घट के हो रहा है 4, तो यहाँ डेल्टा P कितना हो जाएगा, डेल्टा P हो जाएगा 1। इसी प्रकार से Q1 कितना प्रारंभ में है, प्रारंभ में 20 इकाई दिया गया है तो 20 हो जाएगा। Q2 कितना है, तो 25 दिया है, तो डेल्टा Q कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा -5। अब इसको सूत्र में रखने पर जो आंसर आएगा वही आंसर सही हो जाएगा। अब इसको सूत्र में कैसे रखा जाएगा, सूत्र क्या है, मांग की लोच का -dq/dp या डेल्टा P इंटू p/q हो जाएगा। तो डेल्टा Q कितना आया था, -5 बटे डेल्टा P 1 गुणे P कितना है, प्रारंभिक कीमत 5 रुपये है और प्रारंभिक मात्रा जो है वह 20 रुपये है। तो इस प्रकार से यह माइनस प्लस हो जाएगा। तो 25/20 को जब 20 से 25 को जब भाग करेंगे तो 1.25 आंसर आ जाएगा। 1.25 आंसर किसमें दिया गया है, A B C D में दिया गया है। तो सही आंसर D है, D आंसर जो है वह सही हो जाएगा, D। अगला प्रश्न है 9 नंबर, आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, बिक्स्टेड ने, मिल ने, मार्शल ने, एडम स्मिथ ने। तो आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना की बात जो है सबसे पहले मार्शल द्वारा की गई थी। प्रोफेसर मार्शल इसमें दिया गया है, सी में दिया गया है, तो 9 का सही आंसर सी है। अगला, कीमत प्रभाव की गणना करते समय निम्न में से कौन स्थिर रहता है। तो कीमत प्रभाव की गणना करते समय वास्तविक आय, मौद्रिक आय, मूल्य अनुपात या सभी तो स्थिर रहता है। जो मौद्रिक आय स्थिर रहती है और मौद्रिक आय बी ऑप्शन में दिया गया है, तो 10 का सही आंसर बी है। अगला 11 नंबर प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है, मिश्रित, पूंजीवादी, समाजवादी, कोई नहीं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है, इसलिए पूंजीवादी बी में दिया गया है। 11 का सही आंसर बी है। अगला 12 नंबर प्रश्न है, कीमत प्रभाव बराबर होता है। तो कीमत प्रभाव बराबर होता है प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव। 12 का सही आंसर सी है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, साइलोस लाविनी के सीमा कीमत निर्धारण मॉडल में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। कथन सत्य है, असत्य है, ए तथा बी दोनों सही, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यह कथन जो है सत्य है। 13 का सही आंसर ए है। अगला 14 नंबर प्रश्न है, मोदिग्लियानी मिलर प्रमेय संबंधित है विदेशी मुद्रा बाजार से, वस्तु बाजार से, पूंजी बाजार से।
तो मोदी गिलानी और मिलर प्रमेय जो है इसका संबंध पूंजी बाजार से है। पूंजी बाजार डी में दिया गया है, तो सही आंसर डी है। अगला प्रश्न है, फर्म के अधिकतम लाभ का निर्धारक है कीमत, औसत लागत, ए तथा बी दोनों, उत्पादन की मात्रा। तो फर्म के अधिकतम लाभ का निर्धारक जो है कीमत और औसत लागत दोनों है। 15 का सही आंसर सी है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को कहा जाता है? प्रतिष्ठित फर्म, साम्य फर्म, प्रतिनिधि फर्म, अनुकूलतम फर्म। तो न्यूनतम लागत वाली फर्म को अनुकूलतम फर्म कहा जाता है। अनुकूलतम फर्म डी ऑप्शन में दिया गया है, डी सही है। अगला, एकाधिकार एवं अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सीमांत लागत होगी कीमत के बराबर, कीमत से कम, कीमत से अधिक, अनिश्चित। तो एकाधिकार एवं अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सीमांत लागत जो है वह कीमत से कम होगी। 17 का सही आंसर बी है। अगला 18 नंबर प्रश्न है, एक फर्म तब तक उत्पादन करेगी जब AC बराबर AR। एक फर्म तब तक उत्पादन करेगी जब तक AC AR के बराबर है, तो सही आंसर ए है 18 का। अगला 19 नंबर प्रश्न है, एक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करेगी। तो सामान्य लाभ कब अर्जित करेगी? जब AR और AC बराबर होगी, तो 19 का सही आंसर सी है। अगला 20 नंबर प्रश्न है, निम्न चित्र किस संतुलन अवस्था को दर्शा रहा है? सामान्य से अधिक लाभ, हानि, सामान्य लाभ, कोई नहीं। तो यह चित्र जो है परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत लिया गया है और हानि की स्थिति को बता रहा है। हानि, यह जो DCEP0 है यह हानि की मात्रा या हानि की स्थिति को बता रहा है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर पुस्तक के लेखक हैं न्यूमैन, मोरगेस्टर्न, मिल्टन फ्रीडमैन, सैमुअल्सन। तो इस पुस्तक के लेखक हैं न्यूमैन, मोरगेस्टर्न हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, 2022-23 में संघ की आय का सबसे प्रमुख साधन है। तो 2022-23 में संघ की आय का जो सबसे प्रमुख साधन है वह माल एवं सेवा कर के रूप में रहा है। तो 22 का सही आंसर डी है। अगला 23 नंबर प्रश्न, घाटे की वित्त व्यवस्था बताती है? कीमत वृद्धि, कीमत गिरावट, कीमत नियंत्रण, कोई नहीं। तो घाटे की वित्त व्यवस्था जो है वह कीमत वृद्धि को बताती है। 23 का सही आंसर ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, सामान्य सेवाओं पर व्यय है पूंजी व्यय, राजस्व व्यय, गैर योजना व्यय, योजनागत व्यय। तो सामान्य सेवाओं पर जो व्यय है वह राजस्व व्यय का एग्जाम्पल है। तो सही आंसर 24 का बी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है? उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, निगम कर, सेवा कर। तो उत्पाद, सेवा, सीमा, मनोरंजन, बिक्री, GST, वैट, यह अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल है। अप्रत्यक्ष कर वह कर होते हैं जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति ना अदा कर दूसरे व्यक्ति पर जब टाल देता है, तो ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। अर्थात जिनका विवर्तन किया जाता है वह कर अप्रत्यक्ष कर होते हैं। इन दिए गए ऑप्शनों में निगम कर जो है यह प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है, बाकी अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है या जिस पर कर का आरोपण किया जाता है वही व्यक्ति कर अदा करता है, यह दूसरे पर टाल नहीं सकता है। तो प्रत्यक्ष कर में करापात एवं कराघात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर में कराघात एवं करापात अलग अलग व्यक्ति पर पड़ता है। तो इस प्रकार से यह प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर के कुछ एग्जाम्पल भी थे और परिभाषा भी थी।